तो मैम जैसे कि हमारा आज का विषय ही है अभियान सचेत, तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। अभियान सचेत है क्या? जी, अभियान सचेत ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका मैम जी। इसके अंतर्गत जो उपभोक्ताओं के अधिकार है उनका संरक्षण किया जाता है जी। और उसके संबंध में नियम और कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो सर्वप्रथम ये 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नियम और कानून बनाए गए थे। जी। लेकिन उसमें कुछ कमियां रही थी ऐसा कह सकते हैं। हाँ। तो उसमें संशोधन करते हुए जी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जी संशोधित करके बनाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है जी उसमें 4 अध्याय थे और 31 सेक्शन थे जी 31 धाराएं 4 अध्याय और उसको संशोधित करके और बहुत सी जो चीज़ें जोड़ी गई है, जो अधिकार और जो रिलीफ दिए गए हैं वो 2019 में दिए गए हैं। तो 8 अध्याय कर दिए गए हैं और धाराएं भी 107 कर दी गई हैं जी, यानी सुविधाएं बढ़ गई हैं साथ में रिलीफ देने के लिए। अच्छा जी, लोगों को सहायता पहुंचाने और उनका संरक्षण करने के लिए। जी मैम, बस मैं इसी सवाल पे आने वाली थी कि अभियान सचेत का उद्देश्य क्या है? जी, अभियान सचेत का जो उद्देश्य है वो ये है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना जी और जो वो माल या सेवा खरीदते हैं उसके संबंध में उन्हें जो उचित मूल्य देके प्रतिफल देके जो प्राप्त करते हैं, तो माल में अगर कोई त्रुटि आती है तो उसमें उनको ये जानकारी दी जाती है कि आप जो माल में त्रुटि आई है उसको यूं ही घर में रख के अपने पैसा खराब नहीं कर सकते। आपका ये अधिकार है कि आप जाके दुकानदार से माल बदली कर सकते हैं और उसके संबंध में बदली करने के बाद नहीं करते हैं तो आप कंप्लेंट फाइल भी कर सकते हैं जी उसमें। और कंप्लेंट फाइल करने के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर फोरम है इसमें। अच्छा, तो वहाँ मैम इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसे बनाना ज़रूरी रहा? ये एक अच्छा प्रश्न है जी। इसमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आमतौर पे उपभोक्ता जो थे, जो प्रतिफल देके सामान खरीदते थे, कई बार ऐसा हुआ है कि हमें कुछ दूसरा सामान दिखाया जाता है और पैकिंग दूसरे सामान की जाती है। हाँ। तो घर आने पर पता चलता है। तो सबसे पहले ये है कि उपभोक्ता जिस सामान को परचेस करता है जी तो वो उस सामान की रसीद ले और रसीद में उसमें नाम तो रहे ही, दिनांक रहे उसमें और जो मूल्य है और वस्तु के जो गुणवत्ता है या मात्रा है वो मानक है वो संपूर्ण उसमें दर्शाए गए हैं। यानी वस्तु से संबंधित जितनी जानकारियां हैं वो उस बिल में होना आवश्यक है। और हमारे पास यदि बिल है तो फिर हम एक बार दुकानदार से संपर्क करेंगे जी। यदि वो माल बदली कर देता है या एक्सचेंज करके दूसरा देता है या पैसे वापस कर देता है जी तो ठीक है, नहीं तो हम उस फोरम में जो सरकार के द्वारा बनाया गया है जिला स्तर पे वहाँ हम परिवाद दायर कर सकते हैं, एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अच्छा मैम, जो हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता सामान यदि कोई खरीद रहा है या वस्तु भी कोई सेवा भी हम ले रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उपभोक्ता की श्रेणी में हम किसे रखते हैं, कौन कौन उपभोक्ता हो सकते हैं? जी, ये उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु को विक्रय करता है, किसी सेवा को लेता है या भाड़े पर ली गई सेवा या विकृत किया गया, तो अगर उसका उपयोग करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। हम आप हैं या एक व्यक्ति है, एक निकाय है, ये है या फर्म है, अगर कुछ सामान को क्रय करते हैं उपयोग के लिए तो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और अगर जैसे थोक है, थोक बिक्री करने वाला कोई है व्यापारी और उसे रिटेल करने वाला जो है चिल्लर विक्रेता, वो अगर सामान लेता है तो चूंकि वो फिर से उसको बेचने के लिए लेता है इसलिए वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। केवल जो उपभोक्ता लेता है, प्रतिफल अदा करता है और अपने उपयोग के लिए लेता है और उपभोग करता है। जी मैम, जैसे विक्रय किए गए माल या प्रदान की गई जो सेवाएं हैं, इनके संबंध में रसीद जारी करने की प्रक्रिया क्या है, क्या पद्धति है रसीद जारी करने की? जी, इसमें जो है दुकानदार आपको एक रसीद देगा। रसीद आजकल आवश्यक हो गया है। रसीद दुकानदार द्वारा सामान के संबंध में दिया जाता है जी। और उसमें उन सब बातों की जानकारी होती है कि आपने जो माल खरीदा है उसकी गारंटी वारंटी है जी। माल का जो विनिमय है या उसका जो अवधि है गारंटी वारंटी का, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह खरीदते हैं या कुछ चीज जो रहती है जिसमें गारंटी वारंटी कार्ड दिया जाता है। और सामान्य चीजों के लिए उसमें जो व्यक्ति का नाम है, दुकान का है,
तारीख है और उसके मूल्य का उल्लेख रहता है। अच्छा, वो यानी देना सारी आवश्यक है। चीज़ों का उल्लेख बहुत ज़रूरी आवश्यक है और उसे जी। हर उपभोक्ता को लेना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती हमारी है कि यदि जिम्मेदारी हम है। कोई सामान खरीद रहे हैं तो रसीद हम आवश्यक रूप से ले लें। उपभोक्ता का दायित्व है ये जी। लेना चाहिए। मैम, जैसे हमने कोई सामान खरीदा, पैसा भी हमने दिया, रसीद भी बराबर जैसा आपने बताया उन नियमों को लेकर हमने रसीद भी ले ली, तो यदि सामान खराब निकलता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए एक उपभोक्ता को? हाँ, एक उपभोक्ता को यदि जो वो सामान खरीद कर लाया है जी। खराब निकलता है तो उस संबंध में दुकानदार को बोलेगा, और अगर नहीं मानता है तो फिर वो जिला स्तर में कीमत के अनुसार परिवाद दायर कर सकता है। जी। परिवाद से मतलब लिखित रूप से उसमें रिलीफ के लिए जो दायर किया गया है वो फोरम में दायर करता है। जी, हाँ। और उसके मुताबिक वहाँ पर मूल्य के अनुसार रहता है। जैसे जिला स्तर पे है जो वस्तु का मूल्य यदि 1 करोड़ तक है तो जिला स्तरीय आयोग में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। जी। और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक मूल्य है तो वो राज्य स्तर में आयोग में परिवाद दायर किया जाता है। और 10 करोड़ से अधिक मूल्य है जी। तो राष्ट्रीय स्तर पर आयोग में परिवाद दायर किया जाता है। जी मैम, जैसा आपने बताया कि सामान खराब निकला तो आप जाके दुकानदार से बातचीत कर सकते हैं, तो ये दुकानदार से बातचीत करने और परिवाद दायर करने की जो बात है इसमें समयावधि क्या हो सकती है? मतलब कितनी निर्धारित समय सीमा में उपभोक्ता को ये काम कर लेना चाहिए? किसी भी परिवाद को दायर करने के लिए 2 वर्ष की समयावधि है। जी। 2 वर्ष के अंदर दायर किया जा सकता है, कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। जी। यदि समुचित कारण है और अगर समाधान हो जाता है आयोग का जी। तो समय बढ़ाया जा सकता है, परंतु 2 वर्ष के अंदर हमें दायर कर देना परिवाद चाहिए। दायर कर देना चाहिए। मैम, उपभोक्ता आयोग का विनियम ये क्या है और इसमें किस तरह से काम होता है? जी, उपभोक्ता आयोग के विनियम हैं तो इसके संबंध में उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं, जी। अधिकार और दायित्व है, इसमें विक्रेता के भी दायित्व हैं और उपभोक्ताओं के अधिकार है। उसमें उन्हें सुरक्षा का दायित्व अधिकार दिया गया है और सूचना का अधिकार दिया गया है। सुरक्षा से मतलब जो सामान आप लेके आते हैं उसमें सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, वो हानिकारक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है उन्हें सूचना प्राप्त होना चाहिए माल के संबंध में। जो सूचना है, आप देखेंगे कोई माल आप विक्रय करके लाते हैं तो उसमें एंट्री रहती है उस चीज की कि उसमें क्या क्या है। जी। हाँ, उससे संबंधित विवरण लिखा होता है। जी जी। और उसके अलावा उसमें निवारण भी रहता है कि हम इसमें अगर माल खराब निकल रहा है तो निवारण के लिए क्या कर सकते हैं। जी। और उपभोक्ता के शिक्षा का अधिकार भी है कि वो जागो उपभोक्ता जो बोलते हैं आजकल, तो वो इसमें समाहित रहता है कि उपभोक्ता जागृत रहे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जागो उपभोक्ता। जी जी। ये हम सभी को इसका पालन भी करना चाहिए, जहाँ हाँ हमारे अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं। मैम, आयोग की जो हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता आयोग की, तो इसमें क्या ड्रेस कोड होता है और इसमें सुनवाई किस प्रकार होती है? जी, उपभोक्ता आयोग के जो सुनवाई के लिए है वो जिला स्तर पे होती है, तो वो वहाँ के जिला मुख्यालय में होगी। और वहाँ के जो ड्रेस कोड है तो भड़कीले नहीं होना चाहिए। ड्रेस कोड एक विशेष नहीं है, जैसे अधिवक्ता है या डॉक्टर है इनके एक ड्रेस कोड है। जी जी, लेकिन सोबर ड्रेस रहना चाहिए। हाँ। और सुनवाई का जो समय है वो 10:30 से 1 बजे और उसके बाद 2 से 4 बजे तक रहता है। और वहाँ पे अच्छा, मैम, सुनवाई की कार्रवाई को क्या कभी स्थगित भी किया जा सकता है? सुनवाई की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है, बट जो परिवाद दायर होते हैं तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है 21 दिनों के अंदर की जाती है अध्यक्ष के द्वारा, और 2 सदस्य उनके रहते हैं। तो यदि 21 दिन के अंदर ऐसा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वो स्वीकार किया माना जाएगा। जी, तो मैम इसमें क्या कभी एक पक्षीय अंतरिम आदेश भी जारी किया जा सकता है? हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसमें आयोग के द्वारा एक पक्षीय अंतरिम आदेश भी जारी किया जा सकता है। अच्छा, यानी विशेष परिस्थितियां मैम किस तरह की ये विशेष दशाएं हो सकती हैं? विशेष दशाएं कुछ ऐसी होती हैं मैम कि कुछ माल ऐसा रहता है जिसमें परीक्षण आवश्यक है या उसका नमूना लेना है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें जांच किया जाना है, डॉक्यूमेंट्स लिया जा सकता है, तो उसे परीक्षण के लिए भेजा जाना है, तो उसमें समय लगना स्वाभाविक है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ अंतरिम आदेश पारित करने यानी जहां ऐसा कारण समझ में आता है कि उसके बिना आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती तो अंतरिम आदेश पारित कर आए तक तो अंतरिम आदेश दिया जा सकता है। जी, और उसके कारणों का उल्लेख भी किया जाएगा। हाँ मैम, जैसे कोई हमने सामान खरीदा, कोई भी वस्तु हम क्रय करते हैं तो उसके खराब निकलने पर हम कैसे और कहाँ परिवाद करें? जी,
इसमें पहले ये था जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, तो जहां हम माल खरीदते थे जी। उस स्थान पे ही हमें कंप्लेंट फाइल करना पड़ता था। पर अब संशोधन जो हुआ है 2019 में जी। उसमें हम जहां पर हम रहते हैं, उपभोक्ता जहां रहता है, जहां कारोबार करता है और जहां से वाद कारण उत्पन्न हुआ या सामान विक्रय हुआ जी, यहाँ कर सकता है वो। परिवाद दायर और कर ये सकते हैं, ऑनलाइन जी। भी हो सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी कार्यवाही भी हो सकती है। यानी हम बहुत एडवांस हो गए हैं इन एडवांस हो चीज़ों गए में हैं भी, इसलिए। सिर्फ ज़रूरत है जागने की जरूरत है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई मैम। जब यहाँ इस तरह हम परिवाद दायर करते हैं, दाखिल करते हैं, तो इसमें दोषी या गड़बड़ी कैसे पता चलता है कि किसका दायित्व है यहाँ? इसमें दायित्व तो हमारा भी रहता है, उपभोक्ता जी। का भी दायित्व रहता है कि वह सचेत रहे। हाँ। अभियान सचेत का मतलब ही यही है कि उपभोक्ता सचेत रहे। जी। और जब तक वो सचेत नहीं रहेगा तो कुछ भी सामान लाएगा और उसको जानकारी नहीं रहेगी उसके अधिकारों के प्रति, जी। तो वो उसको ये नहीं मालूम रहेगा लाए यूज किए। क्योंकि हम जब अगर कोई सामान खरीदते हैं जी, तो हमें जरूरी है कि उसकी मात्रा क्या है, गुणवत्ता क्या है, एक्सपायरी डेट है, ये सब चेक करके अपन खरीदते हैं, देखना चाहिए अपने, और रसीद भी लेना चाहिए जी। और अगर हानिकारक है या कुछ ऐसा है तो उसके बारे में पहले दुकानदार से चर्चा करिए और नहीं तो फिर संबंधित फोरम में अपन परिवाद दायर कर सकते हैं। अब मैम, उपभोक्ता मध्यस्थता ये सेल क्या है, ये कैसे काम करती है? जी, 1986 का जो था उसमें इसकी व्यवस्था नहीं थी जी। अब जो है मध्यस्थता सेल इसकी व्यवस्था की गई है इसमें जी। इसमें मध्यस्थता के लिए कंप्लेंट फाइल होता है तो दूसरे पक्ष के साथ मध्यस्थता किए जाने के लिए कोर्ट के परमिशन से मध्यस्थता की जाती है जी। और उभय पक्ष अगर सहमत हैं तो दोनों के बीच में सहमति बनती है तो मध्यस्थता की जाती है और प्रकरण को मध्यस्थता के जरिए जी वहाँ पे समाप्त भी किया जा सकता है। परंतु इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती मध्यस्थता में जो कार्यवाही होती है इसके। हाँ, और मध्यस्थता सेल में जो सदस्य हैं वो उसे आयोग द्वारा चुना जाता है। अच्छा, यानी मध्यस्थता एक तरह से ये है कि आप आपसी सहमति से आपके मामले का निपटारा किया जा सकता है और इसके अगेंस्ट में आप फिर वाद दायर नहीं कर सकते। वाद दायर फिर अगला अपील नहीं कर सकते क्योंकि मध्यस्थता में वो निराकरण हो गया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई मैम। और वास्तव में अभियान सचेत जो है, हमें सचेत रहने के लिए आवश्यक है और ये जानकारी हर उपभोक्ताओं को रखना आवश्यक है। जी, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आज निश्चित रूप से बहुत सी जानकारियाँ क्योंकि मिल ही रही है, क्योंकि हर कोई उपभोक्ता है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सचेत रहें और इस अभियान सचेत को जाने। मैम, जैसे कई बार आपने बताया कि गुणवत्ता में कमी होती है। जैसे मैं कोई सामान लेके आई, जैसे हम विज्ञापनों की ही बात करते हैं कि गोरा होने वाली क्रीम है या गंजे सर पे भी बाल उग जाते हैं या आप इसे बनाएंगे तो इतनी जल्दी ऐसा बन जाएगा, लेकिन वास्तव में जब हम घर लेके जाते हैं इन उत्पादों को तो वो वैसे नहीं निकलते हैं। तो ऐसी दशा में एक उपभोक्ता के रूप में हमें क्या करना चाहिए? जी, इसके लिए केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया है जी, जिसमें ये देखा जाता है, उसमें क्या है, एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति होती है और अन्य आयुक्त भी रहते हैं जी। तो वो या तो किसी की कंप्लेंट में या फिर स्वप्रेरणा से भी इस संबंध में जांच भी कर सकते हैं और उन्हें ये अथॉरिटी भी है कि वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर भ्रामक और मिथ्या विज्ञापन अगर होता है जी, तो इस विज्ञापन से अगर किसी को हानि होती है या अपूर्णता रहती है जी, तो जो निर्माता है और जो विज्ञापन करने वाला है ये सब एक श्रेणी में आते हैं और इनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। और केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा 10 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है और अगर रिपीट होता है, दोबारा उल्लंघन किया जाता है जी, तो फिर वो 50 लाख तक जुर्माना बढ़ सकता है। यानी जो दोषी हैं उनके विरुद्ध ये भ्रामक और जो विज्ञापन जो दे रहे हैं जो वास्तव में माल नहीं है और वैसा विज्ञापित कर रहे हैं जानबूझ के, तो फिर वो इन दशाओं में उन्हें जुर्माना देना जरूरी है। जी मैम, अब हम जैसे बात करें कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत हो गया है और कोरोना के चलते भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया है लोगों का। तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी क्या अभियान सचेत काम करता है? और ऑनलाइन शॉपिंग में यदि हम ठगे जाते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ पैसों का सामान खरीदा और जब देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं निकलता, बॉक्स में खाली बॉक्स आता है या पत्थर आता है या साबुन आता है बहुत बड़े सामान की जगह। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते हैं अमेजन वगैरह या और अभी जो कई हैं तो मीशो कंपनी भी है जो अभी ये करी, उसमें अगर ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे द्वारा माल का परिधान लिया जाता है जी,
तो उसकी तो रसीद तो मिलती है, और जो माल है उसको खोल के देखने में यदि हमको लगता है कि जिस आधार पे हमने ऑर्डर दिए हैं उस आधार पे हमें माल प्राप्त नहीं हुआ है, उस क्वालिटी का नहीं है, उस गुणवत्ता का नहीं है जी, तो फिर 48 घंटे के अंदर उपभोक्ता को चाहिए कि वो संबंधित संस्थान में कंप्लेंट फाइल करे। 48 घंटे के 48 घंटे के अंदर कंप्लेंट फाइल करे, जिसका निराकरण या तो माल चेंज करेगा जी, जो विक्रेता है, या फिर पैसे वापस करेगा या बदल के देगा। ये उसकी ड्यूटी है कि 1 महीने के अंदर उसका निराकरण करें। 1 महीने के अंदर निराकरण करें। और जैसे ऐसे सामान भी आते हैं मैम, जैसे ऑनलाइन है तो उनमें ये निर्देश भी होता है कि आप जब भी खोल रहे हैं पैकिंग तो आप उसका वीडियो बना लें, सील के साथ जैसा बंद है तो आप उसका वीडियो बना लेते हैं, तो एक तरह से आप सेफ रहते हैं जी। और उसका कंप्लेंट फाइल करते समय वो फायदा रहता है, वो आपके लिए सबूत के तौर पे काम आता है। कंप्लेंट अपने को 48 घंटे के अंदर फाइल करना आवश्यक है जी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाँ कर लेंगे ऑनलाइन हो जाएगा जी, क्योंकि जैसे भ्रामक आपने बात बताई तो इस तरह के भ्रामक मिथ्या भी चली हुई हैं कि 1 महीने के अंदर कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन पता चला बाद में हमने किया 15 दिन या 1 महीने बाद तो हमारा समय निकल चुका होता है जी। मैम ये जो अधिनियम है इसके उपबंधों को प्रभावी करने में जो कठिनाई यदि आती है तो केंद्र सरकार की क्या शक्तियां हैं? इसमें जो है केंद्र सरकार की शक्तियां ये है कि एक परिषद का निर्माण किया गया है जो कि एक सलाहकार समिति है। उसमें जो राष्ट्रीय स्तर पे है, तो राष्ट्रीय स्तर पे जो उपभोक्ता मामले हैं, जो खाद्य विभाग से हैं, तो उनके जो मिनिस्टर हैं वो उसके अध्यक्ष रहते हैं जी, और सदस्य उनके द्वारा बनाए जाते हैं। और राज्य स्तर पे जो राज्य मंत्री रहते हैं, यानी खाद्य विभाग है और विवाद परितोषण विभाग के मंत्री जो हैं वो सदस्य रहते हैं, और जिला स्तर पे कलेक्टर महोदय रहते हैं जी। तो इनके द्वारा एक ये सलाहकार समिति है, ये देखते हैं कि उपभोक्ताओं को ठगा तो नहीं जा रहा है और उसके संबंध में सलाह देते हैं ये, और तैयार करते हैं। ऐसी टीम, इनकी टीम ये तैयारी करती है कि उसके संबंध में सलाह दे कि आगे क्या करना है, उसको सुचारू रूप से जारी करने के लिए यानी शक्तियां हैं। मैम अब हम बात करेंगे हमारे अभियान प्रबंधन के विषय में, जो दूसरा हमारा विषय है। तो बस यही जानना चाहूंगी आपसे कि ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और ये कब से चालू हुआ? जी, ये एक अच्छा प्रश्न है जी। अभियान प्रबंधन है जो ठोस अपशिष्ट है जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 में अधिनियम बना ये जी। लेकिन इसमें ऐसा ये हुआ कि इसमें 2-3 बार संशोधन भी हुआ है जी। शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा संशोधन भी किया गया है जी। देखा जाए तो सन 1947 में जब जो अपशिष्ट निकलने वाले थे वो लगभग 6 मिलियन टन निकला जी। और 2019 के सर्वे के मुताबिक 68 मिलियन टन निकला कचरा जी। तो इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई और बीच में ऐसा कोई उपाय नहीं हुआ, क्योंकि हम आम नागरिकों का भी कर्तव्य है जी कि इस संबंध में हम सहयोग दें। केवल शासन की नीति आवश्यक नहीं है या सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जो है हम उसका वेट ना करें, हम भी इसमें सहयोग करें जी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। तो इससे क्या है, पर्यावरण पे असर पड़ा, नदियों में जल संबंधी, इसमें समुद्रों में असर पड़ा, हाँ। वायु प्रदूषण बढ़ा जी, और भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई, क्योंकि ये जो ठोस अपशिष्ट हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जैव निम्नकरणीय होते हैं और एक जैव अनिम्नकरणीय होते हैं जी। तो इसमें जो अंतर ये है कि जो जैव निम्नीकरण है उसे सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, जैसे सब्जी के छिलके हैं जी, फल के छिलके हैं, या जो किचन का वेस्ट निकलता है, हाँ। तो ये क्षरण हो जाता है इसका और एक खाद के रूप में उपयोग हो सकता है इसका। परंतु जो अनिम्नीकरण है, जैव अनिम्नीकरण, इसमें ठोस पदार्थ रहते हैं, ठोस प्लास्टिक है, कांच के हैं, नुकीले सामान है इसमें, तो जैसे सीरीज वगैरह रहती है जी, तो इनका क्षरण नहीं होता है, तो इनके डिस्पोजल के लिए फिर आगे व्यवस्था की गई है। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि क्षरण होने वाली और अक्षरणीय जो वस्तुएं हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट के स्रोत क्या हैं? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट के उद्देश्यों में अंतर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शहरों में आधुनिकीकरण आने से, शहरीकरण होने से जो अपशिष्ट हैं वो अलग तरीके से रहते हैं। गांव में प्रायः फल के छिलके, सब्जी के छिलके, अनाजों के भूसे वगैरह निकलते हैं या पेड़ पत्ते के ये निकलते हैं, जो कि उतने हार्मफुल नहीं रहते हैं। परंतु जो शहर में है, उद्योगों से निकला गया जो है वो द्रव्य रूप में भी निकलता है जी, और गैस रूप में भी निकलता है कल कारखानों से जी। और जैसे कि बिल्डिंग वगैरह बनती है या और मकान निर्माण वगैरह होते हैं, हाँ।
तो वहाँ की जो विनिर्माण सामग्री के कुछ रहते हैं अपशिष्ट, वो सब शामिल रहते हैं। इसके तो अलावा शहरों के अलग ठोस रहते हाँ, हैं और गांव के तो ऐसे रहते हैं। इसमें आजकल जो सचेत अभियान है, जी गांव की महिलाएं जो हैं इकट्ठा करके इसे ले जाके शेड में रखती हैं और कचरा को छाट के इसमें जो ये ठोस है उसको अलग करके कबाड़ी में बेच के आर्थिक लाभ भी कमा रही हैं गांव की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं। और जो ये है इनसे कंपोस्ट करके और खाद वगैरह निर्माण होता है। जी मैम, MSW 2016 की यदि हम बात करें तो इनके अनुसार अपशिष्ट जनरेटर की भूमिका क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं? जी इसमें जो है अपशिष्ट जनरेटर की सुविधा जो है नीति है, समझ जाइए जी। तो इसमें सबसे पहले जो है अपशिष्ट को ले जाके दूर, शहर से दूर या गांव से दूर ऐसा छोड़ दिया जाता है। अच्छा। पर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक रहता है। जी। फिर दूसरे स्थान पे वो आता है कि भूमि में गड्ढा खोद के दबा दिया जाता है। हाँ। तो जो कड़े और अपशिष्ट पदार्थ है, सिंगल यूज के जो प्लास्टिक है वो तो उसमें मिक्स नहीं होते, नहीं हो पाते, कई साल बाद भी खुदाई करने पे वो मिल जाते हैं। तीसरा है कि वो सैनिटरी भूमि लेनिंग होती है उसमें, तो गहरा गड्ढा खोद के दबाया जाता है। अच्छा। तो हाँ, गहरा गड्ढा खोद के दबाने से ये क्या है, एक महंगी प्रक्रिया है। हाँ। इसके बाद ताप अपघटन से इसका ये किया जाता है उसे। तो ताप अपघटन में ये है कि O2 की मात्रा कम करके और उसको जलाया जाता है। अच्छा। जलाने से हमें तारकोल प्राप्त होता है, बट उसमें जो गैस निकलती है वो मानव शरीर के लिए हानिकारक होती है। हाँ। लेकिन बिजली उत्पादन भी होता है। अच्छा। और ये प्रक्रिया अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। जी। क्या बात है। और एक भस्मीकरण भी है। अच्छा। तो भस्मीकरण में यह है कि 1000 सेंटीग्रेड के ताप में जो कचरा है, अपशिष्ट है, ठोस, उसे जलाया जाता है। तो जलाने से उसमें भी गैस उत्पन्न होती है, भस्म तो हो जाता है। हाँ। और बिजली उत्पादन किया जाता है। अच्छा, यानी एक तरफ इसके फायदे हैं हमें, तो कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। मैम, प्लास्टिक कैरी बैग्स के संबंध में क्या निर्देश हैं? जी, प्लास्टिक कैरी बैग्स को तो 2017 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी। और 50 माइक्रोन का जो मोटाई है वो तय किया गया था। जी। बाद में आगे जब बढ़ा उसमें संशोधन हुआ तो उसमें उसे 75 माइक्रोन किया गया 2021 में। जी। अब वर्तमान में 1 जुलाई 2022 जो भी चल रहा है, अभी मई में है हम। जी। 1 जुलाई 2022 से पूर्णतः जो एकल यूज जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक उसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। पॉलीथीन प्रतिबंधित किया जाएगा और धोना पत्तल का उसके स्थान पे उपयोग करने का कार्यक्रम के संबंध में। जी, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई मैम। चूंकि हमारे कार्यक्रम का वक्त हो चला है तो मैं आपसे कहूंगी कि हमारे दर्शकों को बहुत कम शब्दों में आप बताएं कि जागरूक होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। जी, मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन और आग्रह भी करूंगी कि उपभोक्ता हैं तो उनको लिए जागरूक होना आवश्यक है बहुत। और हम दोनों तरीके से जागरूक हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी सामान को या कोई सेवा हम लेते हैं तो उस समय हम पूर्ण रूप से, क्योंकि पैसा हम मेहनत से कमाते हैं, और जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसे रसीद भी लें और सामान भी अच्छा लें। और यदि इस प्रकार से नहीं हो पाता है तो उसके संबंध में हम कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं और उसका निराकरण किया जाता है। श्रीमती सलमा शरीफ, आप यहाँ आई और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी। हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ होगा। आपके यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।